हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। इसके पहले 4 वीडियो और आ चुका है, तो यदि आप नहीं देखें तो पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। इसमें हम शुरू से इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। हाल में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाला पीटी एग्ज़ाम है 2020 का, जो पीटी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो सिटीजन किसको बोलते हैं? जो इस कंट्री का नागरिक हो, जिसको हर तरीके का राइट हो, है ना, फंडामेंटल राइट जो यहाँ का है, यहाँ का वोटिंग राइट हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हाँ वो वोट कर सकता है, तो सिटीजन है यहाँ का। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे कंट्री है ना, जहाँ स्टेट जब ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे कंट्री को माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन, उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है सिटीजन, एक होता है नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन को एलियन भी बोलते हैं ना। तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है किसी भी स्टेट को पॉपुलेशन को, एक होता है सिटीजन, एक होता है एलियन यानी नॉन सिटीजन। सिटीजन को सारे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट रहते हैं, और जबकि दूसरी तरफ पीपल जो दूसरे नेशन के हैं या नॉन सिटीजन, उनको कुछ कम राइट रहते हैं। ठीक है, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं रह सकता, सिविल राइट रहता है ना। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, याद रखिएगा। बहुत सारे कंट्री में डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, और यहाँ स्टेट का अपना सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई ऐसा पॉपुलेशन नहीं है कि जो बिहार का सिटीजन है या झारखंड का सिटीजन है, सब इंडियन है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। वहाँ पे एक अलग स्टेट है, जो भी है, टेक्सास जैसे एक अलग स्टेट है, कैलिफोर्निया का अलग स्टेट है, तो उसका भी सिटीजन और यूएसए का भी सिटीजन है। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और यहाँ पे स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता है। ठीक है, ये सिटीजनशिप डील कहाँ करता है? तो हमारे संविधान का जो पार्ट 2 है, हमारे संविधान का जो पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से 11 तक, उसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटर ऑफ सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग देखते हैं कि करके क्या है। तो आर्टिकल 5 में बताया गया कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के समय सिटीजन कौन कौन है। ठीक है, आर्टिकल 6 में बताया गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे लोगों का सिटीजनशिप कैसे तय होगा? जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं ना, वो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान से इंडिया में कैसे आए हैं। और आर्टिकल 7 में है, तो सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान में चल गए हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा यदि वापस आना चाहे तो उसके लिए आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में ये बताया गया कि राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो उस समय इंडियन ओरिजिन के ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर थे, जैसे आज भी इंडिया के कई लोग अमेरिका में रहते हैं, यूएसए हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, और भी डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो उस समय भी रहते थे। 1947 के पहले भी रहते थे, 1950 के पहले भी रहते थे। तो आर्टिकल 8 में बताया गया है कि ऐसे पर्सन जो रह रहे थे, तो इंडियन है ना, इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे थे, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। और आर्टिकल 9 में बताया गया है कि पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो आर्टिकल 9 में बताया गया है कि यदि कोई भी आदमी है, कोई भी सिटीजन है, दूसरे कंट्री का यदि सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 में बताया गया कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो जैसे इसमें मेनली एनआरआई से ही डील करता है कि यदि कोई आदमी इतना दिन तक मतलब कि दूसरे कंट्री में रह गया, लेकिन फिर भी वो इंडिया का सिटीजन है, तो वही यहाँ पे कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप है। क्वेश्चन 11 है, एम्पावर द पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास से पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड वो कानून बना सकता है। तो ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 11 में बताया गया है कि पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कानून बनाने का। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसी आर्टिकल के तहत सिटीजनशिप एक्ट आया था। आर्टिकल 1900 मतलब सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, आर्टिकल 11 के तहत, जिसमें ये बताया गया किस तरह से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं या किस तरह से लॉस कर सकते हैं अपने सिटीजनशिप को। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कई बार अमेंड किया गया है। तो सबसे पहले तो 55 में आया था, उसके बाद अमेंड किया गया है 4 टाइम्स यहाँ लिखा है, लेकिन अब 5 टाइम्स अमेंड हो गया है, क्योंकि 2019 में एक अभी अमेंडमेंट आया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो काफ़ी चर्चा में है। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कितने बार अमेंड किया गया है? 5 बार। जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, उसको कितने बार अमेंड किया गया? 5 बार। कब कब किया गया? तो 86 में किया गया, 92 में, 2003 में, 2005 में। ठीक है, और ओरिजिनल वाला जो एक्ट था उसमें 5 तरीके से दिखाया गया था सिटीजनशिप एक्वायर करने का। कोई सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करता है? तो 5 तरीके से कर सकता है। सबसे पहला, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 87 के पहले,
है ना, आफ्टर 19 बिफोर 1987, लेकिन 87 के पहले, ठीक है। हिज पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। तो बाई बर्थ कौन कौन सिटीजन है, तो जो 1950 से 87 के बीच में जन्म ले लिया है वो बाई बर्थ सिटीजन है, ठीक है। और बाई सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये है बाई बर्थ। नेक्स्ट है बाई डिसेंट, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है। ऐसे पर्सन जो 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक है, मतलब उस दिन या उसके बाद जो है इंडिया के सिटीजनशिप हैं, मतलब इंडिया के बाहर जन्म लिए हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन हैं, तो इट आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन, है ना। यदि उनमें से कोई एक पेरेंट भी इंडिया के सिटीजन हो बर्थ के समय तो बाय डिसेंट है, ठीक है। हम रिपीट करते हैं यहाँ से कि बाय बर्थ कौन है, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी 1950 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में बॉर्न होता है लेकिन 1 जुलाई 87 के पहले, ठीक है, ठीक है, 1 जुलाई 87 के पहले। यदि 87 के बाद जन्म लिया है आफ्टर 1987, यदि 87 के बाद जन्म लिया है तो हिज पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो यदि 87 के बाद जन्म लिया है तो उसके पेरेंट को इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, ठीक है। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, लेकिन 1 जुलाई 87 के पहले जन्म लिया हो इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया का सिटीजन है। यदि 1 जुलाई 87 के बाद जन्म लिया है, पहले नहीं, तो उसके पेरेंट को सिटीजन होना चाहिए था इंडिया का, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है कि बाय डिसेंट। डिसेंट से कौन होता है, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया। तो डिसेंट से कौन होता है, जो इंडिया का बाहर जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 को दिन या उसके पहले, उसके बाद इंडिया का सिटीजन होगा यदि उसमें से कोई एक पेरेंट, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसमें से कोई एक पेरेंट इंडिया के सिटीजन थे बर्थ के समय, ठीक है। तो बाय डिसेंट कौन होगा, तो पर्सन जो इंडिया का बाहर जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उसमें से एक पेरेंट को सिटीजन होना चाहिए बर्थ के समय। बाय रजिस्ट्रेशन तीसरा मेथड है, हम बोले 5 मेथड है ना, तो तीसरा मेथड कौन है, बाय रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कह रहा है कि बाय रजिस्ट्रेशन कौन होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर, जो इंडिया में 7 साल से रह रहा है इंडिया में, फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ पर्सन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के सहारे, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। इसके लिए क्या है, 11 + 1 ईयर का कंडीशन है, यानी कि टोटल मिला के 12 साल रहा हो, लेकिन अंतिम का जो साल है, मतलब कि अंतिम का जो 7 साल है वहाँ पे कंडीशन रहा, मतलब कि लगातार रहा हो। तो हुई ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन, या फिर हु मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर और माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन्स। तो दूसरा कंडीशन क्या है, पहला तो है कि 7 साल इंडिया में रहा हो, हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया फॉर 7 ईयर, ठीक है, एप्लीकेशन देने के पहले 7 साल इंडिया में रहा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन से मैरी किया हो और इंडिया में वो रहा हो 7 साल के लिए, या फिर कोई माइनर जो चिल्ड्रेन है, मतलब कि 18 साल से कम एज का बच्चा है, उसका पेरेंट हो। हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ फुल एजेंट कैपेसिटी हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो मतलब कि 18 साल से बड़ा हो गया हो, फुल एज और कैपेसिटी का हो, लेकिन उसके पेरेंट इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हो, है ना, हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है कि बाई नेचुरलाइजेशन, तो सिटीजनशिप इंडिया बाई नेचर कैन बी एक्वायर्ड बाई फॉरेनर के द्वारा, नॉट इलीगल माइग्रेंट के द्वारा, है ना। यहाँ पे देखिए ये किसके लिए था, तो रजिस्टर एज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यहाँ पे जो कैटेगरी है, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन के लिए है। जैसे ये किसके लिए है कि यदि कोई पहले इंडिया का नागरिक था और बाद में वो दूसरे जगह चला गया, अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, फिर लेकिन बाद में उसका जो डिसेंडेंट आया, मतलब उसका जो बेटा पोता या जो भी आया, वो चाहता है कि हम वापस इंडिया का सिटीजनशिप ले, तो उसके लिए रूल है बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। उसके लिए रूल क्या क्या है कि 7 साल इंडिया में रहे, ठीक है, 7 साल रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 साल इंडिया में रहे, और कब रहे, मतलब कि किस दिन से काउंट होगा, तो रजिस्ट्रेशन के जिस दिन एप्लीकेशन करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पहले 7 साल रहे, या फिर किसी इंडियन सिटीजन से मैरी करे, और या फिर जो उसका जो एक माइनर चिल्ड्रन का पेरेंट हो, या फिर उसके पेरेंट जो है इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हो, है ना, इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हो, है ना, बाय रजिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट बाय नेचुरलाइजेशन से कौन होगा, तो ये फॉरेनर के लिए, वो किसके लिए था, इंडियन ओरिजिन के पीपल के लिए था, ये फॉरेनर के लिए था।
इलीगल माइग्रेंट के लिए नहीं है। इलीगल माइग्रेंट मतलब कि बिना पेपर दिखाए चला आया है ना, बॉर्डर क्रॉस करके किसी तरीके से ताक झाक करके, तो वो लीगल माइग्रेंट होता है। और पासपोर्ट लेकर के जो आया है वो लीगल माइग्रेंट होता है। तो इंडिया में कब रहा, 12 साल रहा है, नहीं 11+1 वाला कंडीशन यहाँ है, वहाँ नहीं था। 11+1 कहने का मतलब हुआ कि 11 साल तो रहा ही हो, लेकिन 1 साल कंटिन्यू रहा हो, 1 साल में वो इंडिया छोड़ के कहीं नहीं गया हो, है ना। टोटल मिला के 12 साल रहा हो, लेकिन 11 साल जैसे मान लीजिए कि रह रहा है, फिर अपने घर चल जा रहा है, फिर दूसरे कंट्री जा रहा है, तो 11 साल उस तरीके से प्लस 1 साल कंटिन्यूअस, ठीक है, तब जाकर को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फॉर 12 ईयर्स थ्रू आउट द पीरियड 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड 11 इन एग्रीगेट इन 14 ईयर्स प्रीसीडिंग 12, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 12 साल का इसमें कंडीशन है। इसी में अभी जो सीए जो नया वाला आया है, इसी में अमेंडमेंट किया गया है नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस में। इसमें क्या किया गया है कि 3 कंट्री से जो लोग आएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे, और वो कौन से कम्युनिटी के होंगे, तो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, है ना, सिख, ये सब कम्युनिटी के होंगे। तो उनको 12 साल नहीं बल्कि 6 साल ही है ना, 5+1 कर दिया गया यहाँ पे। जैसे 11+1 था ना, उसको 5+1 कर दिया गया है, ठीक है, कि 1 साल तक कंटिन्यू और 5 साल तक ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से रखा गया है। तो ये था बाई नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी करने का मतलब यह हो कि यदि इंडिया बाद में किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है ना। जैसे मान ली कि इंडिया के पास चाइना है, इंडिया क्या करता है, चाइना का कुछ एरिया कैसे एक्वायर कर लेता है, तो वहाँ के जो सिटीजन होंगे यहाँ के सिटीजनशिप बनने के लायक हो जाएंगे, है ना। If any foreign territory become part of India, the government of India specifies the person among the people territory shall be citizen of India। तो ये था 5 प्रोसेस, कौन कौन, तो बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई सिटीजन, बाई नेचुरलाइजेशन और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 3 तरीका है छोड़ने का। सिटीजनशिप लेने का तो 5 तरीका है, लेकिन सिटीजनशिप छोड़ने का 3 तरीका है। क्या क्या है, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिसीजन रिनाउंसिंग सिटीजनशिप वॉलंटरीली आफ्टर रिक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो एक कहा क्या जा रहा है कि यदि कोई सिटीजन जो है अपने मन से छोड़ना चाहता है ना, कि हम इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रखेंगे अब, तो छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिनाउंसिएशन। नेक्स्ट डेप्रिवेशन क्या है, तो ये जो है यदि कोई कंट्री दूसरे, कोई भी पीपल जो है, कोई भी सिटीजन दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। वो अपने आप मतलब कि इंडिया का जो है सिटीजनशिप उसके लिए टर्मिनेट हो जाएगा। यदि कोई पीपल जो है, कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का सिटीजनशिप मतलब दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसको जो है अपने आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसका इंडिया का सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा, तो हो गया बाय टर्मिनेशन। तो रिनाउंसिएशन और टर्मिनेशन लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें क्या है कि अपने मन से वो छोड़ करके चला गया, है ना, इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ करके चला गया, बाद में फिर दूसरे कंट्री का वो लिया, मतलब वो एक तरह समझिए रिजाइन है ना, वो रिजाइन की तरह है कि हम अपने मन से नौकरी को छोड़ रहे हैं। और ये जो है ज़बरदस्ती छोड़ दिया जा रहा है, मतलब उसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है, ये सस्पेंडेड है, ठीक है। टर्मिनेशन क्या है, सस्पेंड की तरह है, और रिनाउंसिएशन रिजाइन की तरह है, वो अपने मन से छोड़ रहा है, यहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा ही जब वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है। और बाई डेप्रिवेशन क्या है, तो ये किसके लिए लागू होता है, तो जो रजिस्ट्रेशन से आए हैं या नेचुरलाइजेशन से आए हैं, तो इट इज़ इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड। तो यानी कि यदि ये पता ऐसा चलता है इंडियन गवर्नमेंट को कि जो रजिस्ट्रेशन के समय जो डाटा दिया गया था या फिर नेचुरलाइजेशन से प्रोसेस से लिया है सिटीजनशिप, और उसमें जो डाटा दिया था वो फ्रॉड था, मतलब गलत डाटा दिया था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है, या किसी मैटर को छुपाया था, ठीक है, तो फिर उसको डिप्रिवेशन मतलब इंडिया का सिटीजनशिप छीन लिया जाता, तो उसको डिप्रिवेशन है। तो एक इसके लिए मेन लागू होता है, तो जो रजिस्ट्रेशन से आए हैं और जो नेचुरलाइजेशन से आए हैं। तो 3 मेथड था, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रिवेशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर द फॉलोइंग राइट एंड प्रिविलेज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाई द सेम टू एलियंस। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द फॉलोइंग राइट एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाई द सेम टू एलियंस। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट जो राइट, यहाँ पे 2-3 राइट मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो डिफरेंट राइट है उसमें बताया गया है कि जो सिर्फ इंडियन के लिए है, ठीक है, एलियंस के लिए नहीं है। जो इंडियन सिटीजन के लिए है, एलियन के लिए नहीं है, ये बताया गया। कौन कौन राइट है, तो पहला राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 सिर्फ इंडियन के लिए है, विदेशी के लिए नहीं है, याद रखिएगा। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 15-16, ठीक है, आर्टिकल 15 और 16। फिर नेक्स्ट है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19।
ठीक है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30, राइट टू वोट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 326। तो कौन कौन इंडियन सिटीजन को सिर्फ है? 15, 16, 19, 29, 30। ये फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन के लिए है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक में 15, 16, 19, 29, 30 कुल मिला के 5 राइट ऐसा है जो सिर्फ इंडियन को है, विदेशी को नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। राइट 15 में क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 16 में है कि राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 में है राइट टू स्पीच। 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, विदेशी नागरिक को नहीं है। उसके अलावा एक और कौन नहीं है? तो आर्टिकल 326, इसमें वोटिंग राइट दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 326 जो है वोटिंग राइट से डील करता है। ये भी सिर्फ इंडियन के लिए है। फिर एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस है, जितने पब्लिक ऑफिस है सार्वजनिक, मतलब कि जो भी सरकारी ऑफिस है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना या जज होना, वाइस प्रेसिडेंट का होना, हाई कोर्ट या गवर्नर, अटॉर्नी जनरल बनना, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल स्टेट का बनना, राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी का इलेक्शन लड़ना या फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ना, ये सब जो है मतलब दूसरे कंट्री के सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर एनआरआई उसको बोलते हैं कि जो 6 महीने से ज़्यादा लगातार दूसरे कंट्री में रह गया हो, उसको एनआरआई बोलते हैं। मतलब कि यदि कोई इंडियन सिटीजन है, वो किसी भी काम से दूसरे कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रह गया, तो उसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। तो एनआरआई एक तरह से इंडियन सिटीजन है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी 6 महीने तक चल के जाकर अमेरिका रह गया, तो है तो इंडियन सिटीजन है ना, जैसे वो दूसरे कंट्री का सिटीजन तो लिया नहीं अभी। ठीक है, तो एनआरआई जो इंडियन सिटीजन होते हैं और किसी भी कारण से, एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस के कारण से या फिर वैकेशन के कारण से, छुट्टी मनाने के लिए इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, तो एनआरआई को अलाउड है ना, वोट देने का, इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो एनआरआई को अलाउड है, तो ये रखिएगा एनआरआई को अलाउड है ना, क्योंकि एनआरआई तो इंडियन सिटीजन ही होते हैं, अपने कंट्री से दूर रहते हैं बेचारे किसी काम के लिए। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड, पीआईओ कार्ड है ना। पीआईओ कार्ड क्या होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एक आइडेंटिफिकेशन है, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, इशू टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। एक किसको इशू किया जाता है? तो सिर्फ इंडियन ऑरिजिन के पर्सन को इशू किया जाता है। ठीक है, हु होल्ड अ पासपोर्ट इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री का सिटीजन बन गया है। जैसे अब जो मतलब कि इस सब कंट्री को छोड़ करके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, इतने कंट्री को छोड़ करके यदि दूसरे कंट्री का पासपोर्ट उसके पास है, मतलब दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप उसके पास है, कौन कौन कंट्री? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, मतलब लगभग आसपास के जो कंट्री है। उसके अलावा यदि दूसरे कंट्री का उसके पास पासपोर्ट है, मतलब दूसरे कंट्री का वो सिटीजनशिप लिया है और वो इंडियन ओरिजिन का था, ठीक है, तो उसको जो है पीआईओ कार्ड दिया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है हम यहाँ पे बताते हैं। फिर नेक्स्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कब आया था पीआईओ कार्ड वाला? तो 15 सितंबर 2002 को अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो 15 सितंबर 2002 में लाया गया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? तो इसको डुअल सिटीजनशिप नहीं समझिएगा, है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है बताते हैं। कोई एक स्पेशल वीज़ा है, जैसे कोई भी दूसरे कंट्री का, अभी क्या किया गया है कि पीआईओ कार्ड को और ओसीआई कार्ड को मिला दिया गया है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले जो 2 अलग अलग कार्ड थे ना, पीआईओ और ओसीआई, ये दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा इंडियन ओरिजिन के लोगों को ही मिलता है। जो पहले इंडियन सिटीजनशिप थे, बाद में कहीं चल करके वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए। ठीक है, तो एक स्पेशल वीज़ा होता है जो क्या करने के लिए, मतलब इंडिया में उसको होल्डर द राइट टू आइडेंटिफाई इंडिफिनिटली विजिट। जैसे एक वीज़ा पे क्या होता है कि एक टाइम पीरियड मेंशन रहता है कि आपको जनवरी से जुलाई तक ही जो है आपको घूमना है इंडिया में, है ना, जनवरी से अगस्त तक घूमना है, या फिर मतलब आपसे पूछ करके एक लिमिटेड पीरियड के लिए वीज़ा दिया जाता है। लेकिन जिसको ओसीआई कार्ड मिल जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिल जाता है, वो लाइफ लॉन्ग वीज़ा हो जाता है। मतलब वो एक बार वीज़ा ले लिया तो ज़िंदगी भर में कहीं भी आ मतलब इंडिया में कितना बार भी आ सकता है और कहीं भी इंडिया में जा सकता है। ठीक है, तो इंडिफिनिटली विजिट हो गया। फिर इंडिया में वो काम कर सकता है या पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास इंडिया का वीज़ा है ना, तो एक तरह से इंडिया का सिटीजन बन गया वो इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, लेकिन याद रखिएगा खेती वाला प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड मिलने से क्या होता है कि इंडिया में वो लाइफ टाइम आ सकता है, उसके अलावा इंडिया में पढ़ सकता है, काम कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन खेती वाला प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, अ होल्डर ऑफ एन ओसीआई कार्ड आल्सो नीड नॉट टू रजिस्टर विथ लोकल पुलिस। ठीक है, जो दूसरे कार्ड के होल्डर होते हैं या वीज़ा के जो होल्डर होते हैं, उनको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट ही इन्फॉर्म कर दिया कि आपके एरिया में इतने लोग वीज़ा लेकर के गए हैं। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, वो इनडायरेक्टली इंडियन का सिटीजन बन जाता है।
है ना, लेकिन उसको बस वोटिंग राइट नहीं होते हैं उसको। तो अंतर क्या है, ठीक है, तो अंतर क्या है, जैसे इंडियन सिटीजनशिप में और ओसीआई वाले में अंतर क्या है। तो जैसे हम अभी बताएं कि वो इंडिया में रह सकता है इंडिफिनिट पीरियड के लिए, है ना, इंडिया में आ सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है कि हाँ, ठीक है। तो जैसे दूसरे से वीज़ा वाले को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट चैनल उसको इन्फॉर्म कर देती है पुलिस को कि आपके एरिया में इतने लोग जो है दूसरे कंट्री से आकर के इस पर्पज़ से आए हैं, है ना। तो लेकिन ओसीआई वाले को ऐसा कुछ नहीं पड़ता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इंडियन सिटीजन और ओसीआई में अंतर क्या है, तो नो पॉलिटिकल राइट, कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है इंडिया में, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि दूसरे कंट्री के सिटीजन हो गए हैं, ठीक है। तो न वोट दे सकते हैं, न गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, न इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, मतलब कोई भी पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकते, पब्लिक पोस्ट को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बस इंडिया में आकर के घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये था सिटीजनशिप के बारे में। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े कि सिटीजनशिप क्या होता है, कौन से पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 2 में मेंशन है आर्टिकल 5 से 11 तक कि इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे पढ़ें कितने तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो बर्थ से ले सकते हैं, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से। कितने तरीके से छोड़ सकते हैं, तो छोड़ने का 3 तरीका है, रिनाउंसिएशन, है ना, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन, ये 3 तरीका है। कौन कौन सा आर्टिकल सिर्फ इंडियन को है, तो 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल सिर्फ इंडियन को है। इसके अलावा एक आर्टिकल 3 दूनी 6 यानी 326 है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 326 राइट टू वोट है, याद रखिएगा। और ये जो है सिर्फ इंडियन को। फिर एनआरआई क्या होता है, पीआईओ कार्ड क्या है, ओसीआई कार्ड क्या है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ें, ठीक है। तो इसी के साथ सिटीजनशिप का रिवीजन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।